हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिएबल? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। चलो अब शुरू करते हैं हमारी दास्तान। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कराया था आपको। अब इस क्वेश्चन के आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन के करने के बाद अब हम लोग कुछ और सवालों के ऊपर नज़र डालेंगे, ठीक है बच्चों? चले आगे। ओके, लिखो। सिद्ध कीजिए, सवाल लिखो। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इलेवन सेवन फाइव फाइव -1 3। आपके एग्जाम में ये सवाल सिद्ध कीजिए नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा कि कोई चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो समरेखी है, मतलब कोलिनियर। मैंने आपको बताया था जो कोलिनियर होते हैं ना बेटा, वो एक ही लाइन में होते हैं और वो एरिया कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना? और वॉल्यूम भी कंटेन नहीं करते हैं। एरिया कंटेन नहीं करते हैं, वॉल्यूम कंटेन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिद्ध करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। अगर 3 पॉइंट आपके सामने है तो आप इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सबसे सिंपल तरीका है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये सारे संरेखीय हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मतलब इनमें एरिया कंटेन नहीं हो रहा और ना ही इनमें वॉल्यूम कंटेन हो रहा है। वॉल्यूम तो वैसे भी नहीं होगा, 3D में नहीं है ना वो। 3D में होते तो वॉल्यूम कंटेन होता। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों ही कंटेन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ये संरेखीय होंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इस सवाल को करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आपको मैट्रिक्स तो सॉल्व करनी आती ही होगी जहां तक मैं समझता हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? देखो 3 पॉइंट है ना। पहला है 11 7, दूसरा है 5 5 और तीसरा है -1 3। तो 1 1 1 करके हम लोग इसको रख देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं, पहले 11 ले लो, फिर 11 वाले इसको छोड़ दो, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 मल्टीप्लाई विद दिस वन, मतलब 5 माइनस का 3। फिर अगला -7 ले लो, प्लस के बाद माइनस ले लो। -7 लेने के बाद में अब 7 वाले की सीरीज को छोड़ दो, है ना? जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1। फिर प्लस माइनस के बाद फिर वापस प्लस आएगा। फिर अगले उसमें जो है ये देखना पड़ेगा आपको 1, तो ये 1 लेना पड़ेगा। फिर 5 दिए 15 और ये करना पड़ेगा, तो 1 ले लो। 1 लेने के बाद में 5 दिए 15 + 5, तो कुल मिला के आप देख लेना, इसको सोल्व कर लेना, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? डिटर्मिनेंट जो है 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये संरेखीय एक ही लाइन में है। लिख लो इस बात को, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इसका मतलब ये है कि वो संरेखीय है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इसका मतलब ये क्या है? संरेखीय है। आ गई बात समझ में? अब इसी सवाल से संबंधित एक और सवाल मैं आपको देता हूं, वो आप लोग करेंगे, फटाफट से कर लेना, नहीं आया तो घर पे कर लेना। लिखो, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा का मान
ज्ञात कीजिए जब बिंदु वन -5 -4 5 α7 एक संरेखीय हो, मतलब एक ही रेखा में हो। करके देखोगे? फटाफट से कर लो, 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको केवल 1 ही मिनट दूंगा। एग्जैक्टली अल्फा की वैल्यू -5 आएगी। सौरभ तुम्हारी आई? सोनिया की तो बिल्कुल सही है, -5। अब सौरभ तुम और बता दो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ें। चलो, अब एक सवाल लिखो। दो बलों जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान दो बलों जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान 10 डायन के बराबर है। 10 डायन लिखना। दो बलों जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान 10 डायन के बराबर है तथा वे चित्र में दर्शाए अनुसार दिख रहे हैं। तथा वे चित्र में दर्शाए अनुसार दिख रहे हैं। तथा वे चित्र में दर्शाए अनुसार दिख रहे हैं। चित्र बना लो बेटा। ये दो बल है, इनमें 60 डिग्री का एंगल है और दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। इनका परिमाण ज्ञात करो। इनका परिमाण ज्ञात करो। तो तुमको परिमाण ज्ञात करना है तो बेटा तुमको फॉर्मूला तो खैर बताइए परिमाण ज्ञात करने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज R इज इक्वल टू
रूट ऑफ पहले पर 10 डायना तो पहले का परिमाण ए स्क्वायर, दूसरे का परिमाण भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दोनों बलों का 2ab और कोस थीटा। तो तुमको एक नजर में दिखते क्या लगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, बट ऐसा नहीं है। एक नोट डाल लो चाहो तो, एंगल हमेशा लेग टू लेग देखा जाता है, मतलब पैर से पैर का एंगल देखा जाता है। पर आप देखो इस सदिश का ये तो सर है, ये क्या है इसका सर, और ये क्या है इसका पैर। तो एंगल हमेशा पैर से पैर की ओर देखते हैं, लेग टू लेग देखते हैं बेटा, है ना। सर से पैर कभी भी नहीं देखा जाता एंगल को, एक बात का विशेष ध्यान रखना। तो अब आप बोलोगे सर हम कैसे करें इसको, तो कैसे कुछ नहीं करो, पैर से पैर मिलाओ। कैसे मिलाओगे पैर से पैर, इस सदिश को आगे बढ़ाओ। ये तो ठीक है यहाँ पे, पर ये सदिश जो जा रहा है ना इसको और आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ ऐसे। तो अब इसके पैर से पैर को मिला दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 60 है और हम जानते हैं पूरा 180 होता है। तो 180 माइनस 60 मतलब 120। तो इसका मतलब दोनों सदिशों के पैर से पैर के बीच का एंगल कितना हुआ। अरे समझ में आ गई, 120 डिग्री होगा। तो अब गलत मत समझना कि 60 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस 120 डिग्री। कोस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसको सोल्व कर लो कितना आएगा इसका आंसर। 120 का मतलब होता है 90 प्लस थीटा। कोस 120 मतलब होता है कोस 90 प्लस 30, और हम जानते हैं कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। माइनस साइन 30 मतलब -1/2, तो इससे ये कट जाएगा तो लगभग 100। हाँ, तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 10 डाइन। चेक कर लो इतना आ रहा है क्या, बोलो आया समझ में। कर लो तुम लोग कर लो आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से करो। आ गया ना सौरभ, सोनिया तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब लिखो दो से अधिक सदिशों का बहुभुज का नियम क्या होता है, पॉलीगन लो। ठीक है, हेडिंग दो, दो से अधिक सदिशों का कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सदिश इस प्रकार से है, लिखो मैं लिखा रहा हूं, यदि सदिशों को यदि सदिशों को एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा यदि सदिशों को एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किया जाए
एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश उस बहुभुज का अंतिम भुजा के विपरीत क्रम में होता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं सोनिया, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है ना, मैं लिख देता हूं। यदि सदिशों को, वरना ऐसा कैसे चैट जीपीटी में डाल देना, तुमको मैंने सिखाया था चैट जीपीटी के बारे में, ऐसा कैसे हिंदी में लिख के डाल दो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। उसको बस ऐसे बोल देना कन्वर्ट इट हिंदी, तो वो कर देगा। बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश उस बहुभुज की अंतिम भुजा के विपरीत अंतिम भुजा के विपरीत क्रम में होता है। हो गया? कर लोगी कन्वर्ट इसको तुम, या मैं करूं बताओ? देखो ए बी सी डी, एक के पीछे एक लगा हुआ है, एक के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, बट आर उनके विपरीत क्रम में जा रहा है। मतलब ए बी सी डी तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आर जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है ये नियम? ठीक है, कि जो बहुभुज है उसके आसपास की जितनी भी भुजाएं हैं, है ना, एक ही क्रम में निरूपित है। दे डिनोटेड इन द सेम ऑर्डर। ठीक है ना? they denoted in the same order, that is the side of polygon is denoted in the same order। तो जो उनका रिजल्टेंट है, the resultant of that polygon is in the opposite direction और opposite side। ठीक है, तो वो विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो r वेक्टर होगा वो बाकी सबके एडिशन में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सिंपल। अरे समझ में आ गई बात? अब लिखो दो सदिशों का व्यवकलन। अच्छा चलो एक सवाल और पूछता हूं, अगर मान लो ये जो आर है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता और सेम डायरेक्शन में था, फिर क्या करते तुम लोग? तो अगर सारे सदिश बहुभुज के एक ही दिशा में होते हैं और एक ही क्रम में होते हैं तो उनका परिणामी सदिश शून्य होता है। आ गई बात समझ में? मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आर बराबर 0 होता, तो उनका परिणामी सदिश शून्य सदिश होता है। ये बात क्लियर है मन में? बताओ। ठीक है,
ठीक है, अब लिखो दो सदिशों का व्यवकलन, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें भी। माना कि दो सदिश ए व बी है, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं। इनके अंतर अर्थात ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को सदिश ए वेक्टर को सदिश ए वेक्टर तथा माइनस बी वेक्टर के योग के रूप में माना जा सकता है। एक ही बात है कि योग के रूप में माना जा सकता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, मैं समझाता हूं देखो आपको इस चीज के बारे में। मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये जा रहा है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब अगर मैं बी वेक्टर को यहां बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर। बोलो सही बात है कि नहीं है? और इसी के पैरेलल में एक और वेक्टर लगा दूं तो ये माइनस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो सही बात है कि नहीं है? अब इनका परिणामी देखो, दोनों सदिश एक दिशा में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में हो गए ना। और एक उनका परिणामी इनके विपरीत दिशा में जा रहा है, मान लो वो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? जरा बताना एक बार। होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, ठीक है। और वही बात है, इनका परिणामी आपको आर अगर निकालना है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो ये सब्ट्रैक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आर वेक्टर आप नीचे निकाल रहे हो। वही आर वेक्टर अगर ऊपर निकालते तो अलग बात थी, वो तो निकालो कहीं भी तो एक ही बात आएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर हाँ, इस तरह से अगर आप लोग निकालते हो और दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मानूं, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो क्या ये ऐसे नहीं आ जाएगा रूट ऑफ, जैसे मैं लास्ट टाइम निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अरे सही बात है कि नहीं है बताओ, क्लियर? और ऐसे अगर तुम ऐसे निकालो कि भैया ए और आर के बीच का एंगल अल्फा है, तो वो अल्फा भी निकाल सकते हो आराम से। मान लो इस ए और आर के बीच का एंगल कितना है, मान लो अल्फा है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। निकाल सकते हैं ना, बस ये निकालना है तुमको, और क्या चाहिए। अब ऐसे तीन वेक्टर के साथ गेम खेलते हैं। लिखो
इस बार मैं इंग्लिश में लिखा था, चलो देखो, इफ द थ्री वेक्टर्स, यदि तीन वेक्टर if the three vectors, यदि तीन वेक्टर A are represented both in magnitude and direction by the side of triangle by the side of triangle taken in same angle, then मेरे कहने का मतलब ये, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मान लो कि ए बी सी जो है ना, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और इनका परिमाण समान है। ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनका परिमाण समान है और समान दिशा में है। देख लो, सारी की सारी दिशाएं जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। अरे मर गया, लाइट चली गई। तुमको शायद अब दिख नहीं रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, अंधेरे में पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब तक लैपटॉप चले तब तक पढ़ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तीन सदिश हैं, तीनों का परिमाण जो है वो समान है और तीनों त्रिभुज की समान दिशाओं से डिनोट किए गए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। अब शायद में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें लामी प्रमेय लगा सकते हो आप। लामी प्रमेय का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो तुम्हारे पास सी वेक्टर है, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए और सी के बीच का एंगल जो है वो मैं मान लेता हूं बीटा, क्योंकि वो बी के सामने वाला एंगल है, ठीक है। और ए और बी के बीच का एंगल जो है वो मैं मान लेता हूं गामा, क्योंकि ये सी के सामने का एंगल है। और ऐसे ही बी और सी के बीच का एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, क्योंकि वो ए के सामने का एंगल है। तो इसमें लामी थ्योरम यूज आ सकती है, ठीक है ना। चाहो तो लिख लो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का कोण है। बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। बीटा जो है वो सी और ए के बीच का एंगल है, मतलब मध्य कोण लिख लो। एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। गामा जो है ए और बी के मध्य का कोण है। तो इसका मतलब ये लामीस थ्योरम से आप काम कर सकते हो।
कर सकते हैं ना ऐसा हम, ठीक है ना। ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन गामा। अब देखो व्यवकलन में होता क्या है, व्यवकलन में दो तरह के नियम होते हैं। देखो योग मतलब क्या बोलते हैं उसको, योग एवं व्यवकलन की बात कर रहा हूं मैं। तो योग और व्यवकलन में दो तरह के नियम होते हैं। लिखो, मैं लिखाता हूं, सदिशों का योग साहचर्यता एवं क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। क्रम विनिमयता एवं मतलब कम्यूटेशन। चलो लाइट आ गई। तो साहचर्यता को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमयता, ठीक है ना। सो साहचर्यता एवं क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, जबकि व्यवकलन नहीं। समझाते हैं कैसे, जैसे मान लो दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही है मान लो, तो उन क्वांटिटीज को, उन वेक्टर्स को आप आगे पीछे कर सकते हो जब वो जुड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में है, तो उनको आप बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं कर सकते। बोलो सही बात है कि नहीं है। ऐसे ही दो क्वांटिटीज मान लो ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से है, तो इसको आप ऐसे तो कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें ये होता है क्रम विनिमयता और साहचर्यता। अरे आ गई बात समझ में बच्चों, बोलो क्लियर। अब हम लोग घटकों के बारे में बात करते थोड़ी सी, है ना। घटक क्या होते हैं, घटक मतलब होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो लिखो, सदिश का लंबवत या समकोणीय घटकों में वियोजन, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर इन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। सदिशों का लंबवत या समकोणीय घटकों में वियोजन। ठीक है, तो देखो मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
अब इसमें ये घटक है, मान लो ये सदिश है। अब सदिश को x और y एक्सिस पर आपको लाना है, x और y एक्सिस पर आपको लाना है। तो मतलब बहुत सिंपल सा काम है, आप केवल एंगल चेक कर लो। जो एंगल बन रहा है ना, जिस सदिश का जिस अक्ष से, जिस वेक्टर का जिस एक्सिस से जो एंगल है उसका कोज्या ले लो, कोसाइन ले लो, वही उसका घटक होता है। घटक कुछ नहीं होता, केवल कोसाइन होता है। बनाए गए कोण के साथ आप उसका कोज्या ले लो, कोज्या मतलब कोसाइन, वही उसका क्या कहलाता है, एंगल, घटक कहलाता है। समझाते हैं कैसे। जैसे मान लो ए वेक्टर आपका जा रहा है, अब इस ए वेक्टर में मान लीजिए ये एंगल अल्फा बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर अगर आप ए का घटक लोगे तो क्या हो जाएगा, ए कोस अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा है। यहां पर जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा है, तो वाई एक्सिस पर क्या बन जाएगा, ए कोस 90 माइनस अल्फा। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ए साइन अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर उपस्थित दो अक्षों में एक अक्ष पर बनने वाला जो घटक होगा वो होगा कोस का, और दूसरी अक्ष पर साइन का। जिस अक्ष पर एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, उस अक्ष पर हमेशा कोस का घटक बनेगा। बाकी जिस पर एंगल नहीं है वो ऑटोमेटिकली 90 पर है, तो ऑटोमेटिकली साइन घटक नहीं है। तो लिखो, जब किसी सदिश को ऐसे घटकों में वियोजित किया जाए, जब किसी सदिश को, ऐसा क्यों होता है वही मैं आपको समझाता हूँ। देखो ट्राइंगल रूल से होता है वो, है ना। आप बोल रहे हो सर कोस ही क्यों होता है, तो भी वो समझा देंगे। हाँ, एंगल से चिपकी हुई एक्सिस हमेशा कोस की होती है, बिल्कुल सोनिया। तो मैं आपको कोण के माध्यम से समझा सकता हूँ, वो कोण बना हुआ है। तो लिखो, जब किसी सदिश को ऐसे घटकों में वियोजित किया जाए, जब किसी सदिश को ऐसे घटकों में वियोजित किया जाए जो परस्पर लंबवत या समकोणीय घटक कहलाते हैं, जो परस्पर लंबवत या समकोणीय घटक कहलाते हैं, तो ऐसे आपको बताना है उसको, ठीक है ना, ऐसे आपको समझाना है। तो ये आपके सदिश का नियम तो आप जानते हो ना, ये O है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी। चलो ऐसे मत समझो, तो ऐसे समझो, तो इन त्रिभुज ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी cos अल्फा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। अब ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही तो बनाया ना आपका, बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो होता है ना, तो वही मैंने लिखा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आधार बटे कर्ण के बाद में ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई विद द कोस अल्फा। ठीक है, तो ओ बी मतलब एक्स अक्ष पर उसका घटक, ए का घटक, तो वो कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा। बस ऐसे घटक निकाल लिया करो। ऐसे दूसरा घटक निकाल लो, त्रिभुज ओ सी ए में वो साइन बन रहा है ना, तो साइन अल्फा, साइन इसको 90 माइनस अल्फा बोल दो, तो कोस ही बना दो। तो कोस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो भी है कोस का तो लेना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए कोस कितना हो गया, साइन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो y घटक हुआ उसका वो कितना हो जाएगा,
ए साइन अल्फा। तो इस तरीके से दो घटक आप तोड़ सकते हो। अरे आ गई बात समझ में? अब डायरेक्टली याद रखना, जिस एक्सिस पर आपको उसका घटक निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, उससे एंगल चेक कर लेना, बस वो एंगल जो है वही कोज्या हो जाएगा, उसका घटक हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी, ओ ए बराबर ओ बी प्लस ओ सी होता है बेटा। ऐसा हम लोग मानते हैं क्योंकि हम लोगों ने सदिश के त्रिभुज के नियम पढ़े हुए हैं, हमने सदिशों का योग पढ़ा हुआ है। तो इस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि ऐसा होता है। अब आप लोग, सर आप ऐसे कैसे मान रहे हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मान लो ना, ये ओ है, ये सी है, ये ओ सी यू जा रहा है, तो इसके पैरेलल में ये ओ सी यू जाएगा ना। ओ सी यू जा रहा है तो ओ सी यू जाएगा, ये भी तो ओ सी होगा, ये वाला ओ सी होगा। तो ओ बी प्लस ओ सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ओ ए उसके विपरीत जा रहा है। ये तो नियम पढ़ाया था मैंने। तो इसी स्थिति को याद रख के मैं ये बात बोलता हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर आपका घटक हो जाएगा ओ बी प्लस, अरे यहाँ लिख लो, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, या इसी को बोलते हैं हम लोग ओ सी वैक्टर, एक ही बात है। इसी को मॉडिफाई किया तो मेरा ये आ जाएगा। आ गई बात समझ में? एक्स और वाई एक्सिस पर एक्स अक्ष की दिशा आई कैप है, वाई अक्ष की दिशा जे कैप है, या एक्स अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो आई कैप है, और वाई अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो जे कैप है। अरे बात आ गई समझ में? लिख सकते हो क्या ऐसा? और पता है, ऐसा ही हम लोग पोलर सिस्टम में भी कर सकते हैं। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय निर्देश तंत्र के अंदर, उसमें आर और थीटा दो तरह के एंगल होते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा होता है। मैं आपको समझाता हूँ। पोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, इन पोलर सिस्टम मतलब ध्रुवीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आर वेक्टर जा रहा है, ठीक है, और ये थीटा जा रहा है। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। सो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो r वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो r कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, r को कॉमन निकाल लो तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के रूप में ये बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू, अब जो आर केप की दिशा है उससे जस्ट 90 डिग्री पे क्या होती है, थीटा केप, क्योंकि ये कर्वीलीनियर सिस्टम के पार्ट है। तो आर केप और थीटा केप में 90 डिग्री का अंतर होता है बेटा। समझाते हैं कैसे। एक्चुअली पोलर सिस्टम में दो होते हैं कोऑर्डिनेट, आर और थीटा। तो आर अगर मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, तो थीटा की जो दिशा होगी वो ऐसे घूम रही है, ऐसे मतलब कि ऐसे घूम जाएगी। तो ये थीटा केप होती है दिशा, और ये आर केप दिशा होती है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पोलर सिस्टम के अंदर हमेशा ऐसा होता है।
कि आर केप और थीटा केप में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर आपको थीटा केप की दिशा निकालनी है तो थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी कंपोनेंट यहाँ पर होगा वो थीटा के साथ 90 पर टर्न हो जाएगा। हर चीज 90 डिग्री के बाद में होती है। आर केप का साम्राज्य जहां स्थापित है उससे 90 डिग्री आगे हमेशा थीटा केप का साम्राज्य होता है। आ रही बात समझ में? आर केप का साम्राज्य जो भी है थीटा पे, उससे 90 डिग्री आगे हमेशा थीटा का साम्राज्य होता है। अगर आर केप का यूनिट वेक्टर थीटा के ऊपर जो भी आ रहा है, थीटा केप का यूनिट वेक्टर 90 प्लस थीटा पे आएगा, क्योंकि थीटा हमेशा आर से 90 डिग्री आगे चलता है। ये लाइन लिख लो, थीटा हमेशा आर से 90 डिग्री आगे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मुझे आर केप की दिशा की जगह थीटा केप की दिशा निकालनी है तो हमेशा थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। और आप जैसे 90 प्लस थीटा लोगे तो कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा हाँ एग्जैक्टली वो भी आप मान सकते हो। देखो मेरी बात सुनो सोनिया, अगर आप वैसे समझना चाहते हो ऐसे समझ लो। देखो ये मान लो ये कोई सिस्टम है, ये आर है, ये इसका थीटा है मान लो। तो आर का ये हो गया डायरेक्शन, तो आर हमेशा रेडियल आउटवर्ड लिया जाता है और थीटा हमेशा सरफेस से चिपका हुआ लेते हैं। तो वैसे भी आप मान सकते हो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये स्पर्श रेखीय होता है और ये लंबवत होता है। इसे बोलते हैं स्पर्श रेखीय, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखीय और इसे बोलते हैं लंबवत घटक। तो स्पर्श रेखीय लंबवत हमेशा वही वाली बात रहती है। हाँ हाँ वैसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें, वैसे भी आ जाएगा। चलो अब एक काम करते, इतना पढ़ते। सोनिया तुमसे बात करनी है मुझे कुछ काम के रिगार्डिंग, तो फटाफट से गूगल मीट पे आ जाओ, तुम्हें कुछ काम बताना है। ठीक है, आज वाली क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल सवाल करेंगे इसके आगे के, सवाल करके कुछ और आगे वाली बातें करेंगे इसमें।